रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के साथी, प्रेस क्लब के अहदेदारान, कैमरामैन, फ़ोटो जर्नलिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ प्रेस क्लब में इसके इनाकाद को रखा है। मैं आज क्वेटा आई हूँ बलूचिस्तान की विज़िट पर, और आगे हमें अभी कलात भी जाना है। और यहाँ पर जो मुझे मिनिस्ट्री दी गई है वफाकी हुकूमत की अंदर, जो ज़िम्मेदारी है मेरी, वो पावर्टी एलिविएशन और सोशल सेफ्टी, जैसा कि आप जानते हैं, तो उसके भी उमूर थे जिनके हवाले से मैंने यहाँ आना था। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो उस हवाले से भी जो मेरी ज़िम्मेदारियां हैं उसे भी निभाने के हवाले से मैं अपने साथियों से भी मिली हूं। और अब आप लोग जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, मीडिया के साथी, उनसे भी मुलाकात का मौका मिला है। आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं, पिछले 4 बरस जिस शख्स ने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, वो आज बहुत बातें करता है, लेकिन कोई एक बात पाकिस्तान के लिए 4 बरसों में उसने हुकूमत में रहकर क्या किया, उस हवाले से वो नहीं करता। आज ढंडोरा पीटते हुए इमरान खान अपनी कुर्सी के जाने का रोना तो रोता है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसने पाकिस्तान की आवाम को कितनी जॉब्स दी, कितनी लोगों को नौकरियों पे रखा, या कितने घर बनाए जो उसने वादा किया था। ये अलबत्ता हमें पता है कि उसका अपना घर अपने ही दौरे हुकूमत में रेगुलराइज हुआ, और हमें ये भी पता है कि कई लोगों की छतें छिन गई। हमें ये भी पता है कि जब वो शख्स हुकूमत में आया तो 110 या 115 का डॉलर था, लेकिन जब वो इस हुकूमत से गया या उसकी हुकूमत ख़त्म हुई जमहूरी तरीक़े से पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो उस वक्त डॉलर की कीमत 189 थी। और अब यकीनन जो मुश्किल है इस मुल्क को, वो आपके सामने है। IMF के पास ना जाने का दावा करते करते IMF के सामने लेटने वाला इमरान खान आज बड़ी बड़ी बातें करता है। IMF के पास गई है पिछली हुकूमतें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पिछली हुकूमतें किन शराइत को मानकर IMF के साथ एग्रीमेंट करके आई हैं, ये देखने की ज़रूरत है। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जब इस मुल्क के सदर बने, तो क्या इस मुल्क को दुश्वारियाँ नहीं थी? क्या मुआशी हालात अच्छे थे? उस वक्त पूरी दुनिया के मुआशी हालात ख़राब थे। उस वक्त डॉलर जो तेल की कीमत पर बैरल कितने डॉलर थी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस वक्त ग्लोबल रिसेशन था। उस वक्त पूरी दुनिया के जो ममालिक थे वो सर जोड़ कर बैठे थे कि किस तरह हम अपने अपने मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐन उस वक्त सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के विज़न और उनके एक मंसूबे की को पाया तकमील तक पहुँचाया, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में था। बीबी साहिबा ये चाहती थी कि गरीब तरीन फैमिलीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, और ये प्रोग्राम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनाया। इसको इम्प्लीमेंट पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 2008 में किया। अलावा इसके 2010 में इस प्रोग्राम को कानूनी शक्ल दी गई, पार्लियामेंट का एक्ट पास करके इसे कानूनी शक्ल दी गई और उसको मजबूत किया गया। उस वक्त से आज तक ये प्रोग्राम चल रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बेनज़ीर कार्ड से कई ख़वातीन को अपनी फैमिलीज़ के लिए मदद मिली है। आज तकरीबन 80 लाख फैमिलीज़ बेनज़ीर कार्ड का फ़ायदा ले रही हैं, और हमें खुशी है इस बात की कि बीबी साहिबा का वो ख्वाब पूरा हुआ। हमें यकीनन
ये तकलीफ़ होती है देख के कि कितनी महंगाई बढ़ रही है। और आज ही मैं बल्कि बात कर रही थी कि अगर सदर आसिफ अली जरदारी साहब 2008 में शहीद बीबी के इस प्रोग्राम को हकीकी जामा ना पहनाते तो आज गरीब तरीन घरानों का क्या हाल होता। ये तो वो सपोर्ट है जिससे कि वो कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं, कोई आसरा उनके पास है, उम्मीद है ये। लेकिन अगर ये प्रोग्राम ना होता तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन घरानों का इस महंगाई में आज के दौर में क्या हाल होता। तो जहाँ हुकूमतों को मुआशी तौर पर मुश्किल फ़ैसले लेने होते हैं, वहाँ हुकूमतों को अपनी मोस्ट जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका भी सोचना चाहिए, और सोचना हर अवामी हुकूमत के ऊपर लाजिम होता है। पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और किसी भी बाद में आने वाली हुकूमत में ये जुर्रत नहीं थी कि वो इस कानून को या ख़त्म करे या प्रोग्राम का ख़ात्मा करे। इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने इस प्रोग्राम की तारीफ़ करते हुए कहा कि दीगर ममालिक को भी ऐसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम को शुरू करना चाहिए। इसको हमें इसकी मिसाल जो है वो लेनी चाहिए। तो हमें फ़ख्र है ये कहते हुए कि एशिया के अंदर अगर कोई सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम कामयाब तरीके से चल रहा है तो वो पाकिस्तान का सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है। इसमें हमने मज़ीद इजाफ़े भी किए हैं और वो है आपके तालीम के हवाले से सपोर्ट लोगों को देना और मज़ीद इसको रकम को बढ़ाना, और खाने के हवाले से न्यूट्रिशन ग़ज़ाई जो प्रोग्राम है उसके हवाले से भी लोगों को मज़ीद पैसे देकर इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाता है। बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जियोग्राफिकली ये बहुत सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का रकबे के एतबार से। यहाँ पर इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का जो इशू है उसको नेशनल फाइनेंस कमीशन के जो नया फार्मूला बना था, आपको याद है जरदारी साहब की उस वक्त हुकूमत थी, तो इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी जो इसमें फैक्टर था वो बलूचिस्तान के लिए था, और इसीलिए वो भी अब एक फैक्टर है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के नए फार्मूला के तहत। और इसी सूरत हाल को देखते हुए हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, चूँकि ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन का अमल होता है, उन तक उनका कई सेंटर्स पे पहुंचना मुश्किल होता है, सेंटर्स की किल्लत भी है, हमें नए सेंटर्स भी बनाने हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने 25 मोबाइल यूनिट्स देने का ऐलान किया है। हम 25 मोबाइल यूनिट्स बलूचिस्तान को देंगे ताकि जो लोग जिनके करीब सेंटर्स नहीं हैं उनके पास ये मोबाइल यूनिट्स जा सके। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी, आपको पता है कि बलूचिस्तान के हवाले से प्रायोरिटी जो है वो बड़ी वाज़े की है, और वो ग्वादर भी गए हैं, उन्होंने वहाँ भी लोगों से बात की और पहले भी उन्होंने ऐलानात किए हैं। चंद ऐलान जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक है जिन पर काम हो रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ, अगर पहले इस्लामाबाद तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी जिस भी वजह से, इस दौर में ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि वफाकी काबीना में भी बलूचिस्तान का जिक्र, तकरीबन हर काबीना में इस पर बात होती है। और हम आगे बढ़ेंगे तो बलूचिस्तान के भाइयों को, बहनों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इसके साथ साथ मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा ये पहला इंटरेक्शन है क्वेटा में प्रेस के साथ और प्रेस क्लब के साथ, और मैं मीडिया के रोल को सराहती हूँ कि आपने बावजूद मुश्किलात की, क्योंकि जिस किस्म की मुश्किलात आपकी हैं वो बहुत डिफरेंट है कंस्ट्रेंट्स आपकी, मैं समझ सकती हूँ। पाकिस्तान अगर जियो पोलिटिकल स्ट्रेटिजिक लोकेशन पे है तो बलूचिस्तान भी बहुत सेंसिटिव तरीके से चीज़ों को फेस कर रहा है और सेंसिटिव तरीके से लोकेटेड है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बलूचिस्तान
के मसाइल को ना सुना जाए, बलूचिस्तान की महरूमियों को ना देखा जाए। बलूचिस्तान में जो मीडिया का बंदा हमारा या भाई बहन काम करते हैं वो बहुत मुश्किल हालात में काम करते हैं, हमें इदराक है इस बात का, और इसीलिए हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि आप जितनी मुश्किल हालात में काम करके रिपोर्टिंग करते हैं, ये आपकी हिम्मत है और आपकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स जर्नलिज़म जो आप ये काम कर रहे हैं। मैंने अभी मुलाकात की है, आपके तमाम ओहदेदारान तो मुझे नहीं मिले थे जुमा नमाज के वहाँ वजह से, चंद एक सीनियर सहाफ़ियों से मेरी मुलाकात हुई है। मैंने उनके साथ ये ऐलान किया है, क्वेटा के प्रेस क्लब के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से हमने 10 लाख रुपए की रकम का ऐलान किया है। मैं नहीं समझती कि कोई भी रकम आपकी हिम्मत और आपके इन तमाम चीज़ों के लिए के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये छोटा सा एक अप्रिसिएशन का टोकन है, और मैं समझती हूँ कि ये प्रेस क्लब के साथियों के जो भी आपका जो फ़ंड है उसके लिए काम आएगा। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि कुछ साथी यहाँ हैं भी नहीं और हमें भी आगे जाना है, लेकिन अगर आप लोग सवाल करना चाहेंगे तो हम, अगर आप में से कोई बात करना चाहे तो फिर आप सवाल की तरफ, अगर कुछ सवाल हो जाए तो फिर हम अपना सफ़र जो है कलात की तरफ जारी रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि पसमानदगी बहुत है और इसमें कोई शक नहीं कि कहने को सबसे बड़ा रकबे के एतबार से बलूचिस्तान है, लेकिन पसमानदगी यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी बहुत हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नए की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें भी एक तसलसल रहा तो बनती जाएंगी। लेकिन जहाँ आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की उस हवाले से, जी बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इस तादाद में इजाफ़ा होना चाहिए बेनिफिशरीज़ की, और यही वजह है कि हमने अब डायनामिक रजिस्ट्री शुरू करनी है। ईद के बाद इंशाअल्लाह हम डायनामिक रजिस्ट्री शुरू करेंगे और इसका मकसद यही होगा कि हम और मज़ीद लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि पहले ही पसमानदगी का जो आलम है वो हमें पता है, और उस पर क्योंकि महंगाई है, और महंगाई 4 सालों में सुनामी तो आया सो आया, लेकिन अब जो मुश्किल फ़ैसले, उनके बर वक्त फ़ैसले ना लेने या उनके गलत अग्रीमेंट्स की वजह से या जो भी है, अब हम उनकी तरह माजी नहीं खेलेंगे, हमने आगे देखना है। तो हम जो कुछ कर सकेंगे इस मुख्तसर वक्त में वो सिमत हम सीधी ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए आपका ताउन दरकार होगा, लेकिन अब डायनामिक जो रजिस्ट्री होगी उसमें हमें मीडिया का भी ताउन चाहिए होगा। आप लोगों की निशानदही अगर ऐसे चलती रहेगी तो पता चलता रहेगा कि कहाँ ज़्यादा मुस्तहक लोग हैं, रजिस्ट्री कहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए मैं समझती हूँ कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमें बहुत काम आएगा। आप पूछ लें, एक उधर से ले लें। जी अब मौजूदा सूरत में महंगाई उससे डबल हो गई, यानी कि 15 से 20 हज़ार तनख्वाह वाला बंदा 250 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं, और जिसको दुनिया भर की मराहत मिल रही है, पेट्रोल की भी अदालत मिल रहा है, उसको मंथली मिल रहा है, सब उनकी मराहत जो सपोर्टिंग नहीं कर रही है हुकूमत गुजारी करेगी। देखिए भाई, मैं आप बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि जी ये जो लोग अपनी कारकर्दगी नहीं बता रहे, आज वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन 4 साल की कोई बात नहीं है। 4 साल जैसे पाकिस्तान की तारीख़ में थे ही नहीं, ऐसे मालूम हो रहा है कि जो गुज़श्ता 4 सालों में जो बड़े बड़े दावे करने वाला एक शख्स जो अब साबिक वज़ीर आज़म है, जिसको साबिक अपने साथ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आर्टिकल 95 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 95 आइन का है।
उसमें नो कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है। नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जमहूरी तरीक़े से हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। अब उसको चाहिए कि वो ठीक है, अब जो हुकूमत आई है उसको आके पार्लियामेंट में बताए कि कहाँ गलत है, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। बजाय इसके वो शख्स आज भी सिर्फ अपना रोना रो रहा है कि मुझे निकाला गया, मुझसे कुर्सी छीनी गई। आप लग रहा है कि सहाफ़त से आपका पुराना रिश्ता है। इस मुल्क के अंदर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के 17 महीने की हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया, फिर पौने 3 सालों की हुकूमत को एक बार फिर हटाया गया, फिर मुशर्रफ ने जिस तरीक़े से कब्ज़ा किया इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम के ऊपर और जिस तरीक़े से उस वक्त की हुकूमत को निकाला गया, इमरान खान ने तो उस मुशर्रफ को रेफरेंडम में वोट दिया था। तो इमरान खान के ऊपर वो तमाम गुनाह कह लें या जुर्म कह लें आयद होने चाहिए जो जनरल मुशर्रफ पे हुए, क्योंकि मजबूत करने वाला उस डिक्टेटर को इमरान खान भी था और सबसे आगे था। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये मैं आपसे करना चाहूँगी कि महंगाई है, इससे मैं पिछली हुकूमत वाले हमारे डायलॉग कभी हो भी नहीं सकते क्योंकि उनका ताल्लुक़ नहीं था आवाम से, उनको इसीलिए सिलेक्टेड कहा जाता था। अब वो सिलेक्टेड से ही वाली चीज़ से ही लड़ रहे हैं क्योंकि आवाम से तो उनका कभी कोई नाता रिश्ता था ही नहीं। इमरान खान ने बड़े बबांगे दोहल ये कहा कि जी मैं आलू और टमाटर के लिए तो वज़ीर आज़म बना नहीं, तो आज पता चला है तोशे खाने के लिए बना था। वो तो आज पता चला है कि वो फरागोगी के लिए वज़ीर आज़म बना था, तो वो आवाम के लिए तो बना नहीं। और यही वजह है कि उनके जो 1 दर्जन वज़ीर जब हुकूमत में थे तो रोज़ आके कहते थे मईशत तो सब अच्छी है, सारे इंडिकेटर्स मौशी अच्छे हैं। मैं तो नहीं कह रही ना, ये तो आप लोगों ने लिखा भी होगा और सुना भी होगा कि सारे मौशी इंडिकेटर्स अच्छे हैं। कहाँ है महंगाई? वो फ़लाना मुल्क देख लो, भाई हम कोई मुल्क नहीं देखेंगे, हम अपना मुल्क देखेंगे, हम अपने मुल्क की आवाम को देखेंगे। और यही वजह है कि जो एग्रीमेंट IMF के साथ हो चुका था, हालांकि उसकी शराइत बहुत सख्त थी, बात वही निकलती है तो इमरान खान के इर्द गिर्द सारी बात आ जाती है, लेकिन अब वो जवाब नहीं देता, अब वो कुछ कहता नहीं है। एक ज़माने में तो जिन वर्दी वालों के आज वो ख़िलाफ़ है उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकता था, कहता था उनसे बेस्ट कोई नहीं है। ये उसका बयान है, मेरा बयान नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ एक ज़िद्दी आदमी की कुर्सी गई, जमहूरी तरीके से गई, उसको लगा अच्छा मुल्क में ये भी हो सकता है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक उंगली की वजह से मैं जो हूँ वज़ीर आज़म बन सकता हूँ और वही उंगली जब मेरे पास नहीं होगी तो या वो उसको लगता था वो हर वक्त उसके पास होगी। वो याद है आपको, एक अंपायर की उंगली का जिक्र किया करता था। हम ये कहते हैं कि जी जो इदारे आइन में हैं और जो उनका काम है वो इदारे अपना काम करते रहेंगे, अपने दायरे के अंदर रहकर अपना वो जो ओथ उठाते हैं उस ओथ के मुताबिक वो काम करते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करते रहेंगे। इस मुल्क के मसाइल चाहे इतने हों वो कम होते चले जाएंगे। मसाइल ऐसे कम नहीं होते कि अगर एक शख्स अपना वक्ती फ़ायदा देख ले। आपको दूर की बात सोचनी है। अब यह आपने बात की महंगाई की, अब जो फैसले लिए जा रहे हैं वो यही लेने क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि जो हालात थे, अगर हमें शौक़ नहीं था कि आके इक़्तिदार संभाल लें, इतना बड़ा काम करने के लिए आप भी सोचते होंगे कि भाई ये 4 साल का गन था, इन्होंने क्यों अपने ज़िम्मे लिया? हमने अपने ज़िम्मे अपने इक़्तिदार की खातिर नहीं लिया, मुल्क की खातिर लिया। अगर जो नंबर्स हमारे सामने आए, अगर हम वो देख के, मैं आपको ये हल्फन कहती हूँ कि अगर ये इक़्तिदार, ये मजबूरी हम अपने गले में नहीं लेते तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होना था। मुल्क को बहुत बड़े ख़तरात से जो है वो सामना था इस मुल्क को। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर कहीं कीमत बढ़ाई है पेट्रोल की या डीज़ल की तो उसके बदले कहीं ना कहीं कोई रिलीफ टारगेटेड तरीके से लोगों को दी है। और जहाँ आपने कहा कि ये कम करने की बात, जो ऐसा तबका है
तो 40% कटौती तो वैसे कर चुके हैं वज़ीर आज़म, और कोई भी सरकारी खर्चे का जो एक होता है पहले कि सरकारी खर्चे पे जो विज़िट्स हैं उनमें भी जितनी कटौती हो सकती थी कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। और भी मज़ीद इसमें काम हो रहा है कि हमें किफ़ायत शारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एक पैसा जो है वो बचेगा तो मुल्क के ख़जाने में जाएगा और मुल्क का ख़जाना इस आवाम के लिए इस्तेमाल होगा। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। आज भी BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तकरीबन 40% बलूचिस्तान को कवर करता है, आबादी को। हम चाहेंगे कि जितनी और डिमांड है, जैसे आपने कहा कि ज़रूरत है, उसको हम और कवर करेंगे। लेकिन यह हुकूमत जानती है कि चंद मुश्किल फ़ैसलों से आवाम पर बहुत बोझ पड़ता है, जिसके लिए हम जो भी करेंगे वो कम होगा, लेकिन कुछ तो करना है ना, और कुछ कर ही रहे हैं। तो यकीन रखें कि जैसे ही वो इंडिकेटर्स सही मानों में ठीक होंगे, वो वाली बात मैं नहीं करूँगी जो पिछले लोग करते कि इंडिकेटर नहीं थे सही, जैसे ही मौशी इंडिकेटर्स इसमें इस्तेहकाम आएगा, रिलीफ आम तौर पर मिलना शुरू हो जाएगी। फिलवक्त तो टारगेटेड रिलीफ दी जा रही है। आखिरी कर लें भाई सवाल। मैडम, लोग रिजल्ट देखते हैं, एफर्ट्स नहीं। आपकी गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ लिप सर्विस कर रही है। आपकी गवर्नमेंट में 4 आरजेडी पार्टी लाई है, आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कीजिएगा कि कौन से ऐसे इक़दाम आप ले रही हैं कि जो आने वाले दिनों में कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर आवाम को ये पेट्रोल जो 100 रुपया बढ़ा है ये कम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आएगा। जो आटा 50% बढ़ गया है वो कम होता हुआ नजर आएगा। जो उसको दवाई की कीमतें 300 गुना बढ़ी है वो 150 या 100 गुना कम नजर आएगा। मेरा तो ख्याल है कि 300 से भी ज़्यादा बढ़ी है पिछले 4 सालों में। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि उसमें तो 5-6, हाँ एग्जैक्टली 500-600 बढ़ चुकी थी पिछले 4 बरसों में। और अभी भी यकीनन, जैसे मैंने कहा ना कि जो जिम्मेदारी हमने ली है, हमने ये जो इक़्तिदार है ना, ये कांटों का ताज है, ये वो ताज नहीं है मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सर पर भी। और यकीनन उनको भी रात को नींद कैसे आती होगी इसका हमें इदराक है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी काबीना जो काम करती है वो यकीनन उनकी दी हुई असाइनमेंट्स को पूरा करते हैं। तो इस बात का हम समझ सकते हैं, इसका दुख और तकलीफ़ बहुत है। इसीलिए इस बजट के अंदर कुछ ऐसी रिलीफ फराहम की गई है जो कि बहुत ज़रूरी थी, जैसे फार्मिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, सीड्स की मद में, ट्रैक्टर्स की मद में, आपके जो क्या कहते हैं उसे, जो फर्टिलाइज़र पर जो टैक्सेशन का अमल है, जहाँ जहाँ रिलीफ दे सके हैं रिलीफ दी है, जिसकी तफसीलात जो हैं वो आप तो साफ़ी आपके पास हैं। इसके अलावा टारगेटेड सब्सिडी 28 बिलियन की टारगेटेड सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा है और उसके जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं, उन मुस्तहकीन को पहले ही जो रकम मिल रही थी उसमें 2000 का इजाफ़ा किया गया है। और इसके अलावा उन लोगों को जो लोग इस प्रोग्राम में गो के शामिल नहीं हैं लेकिन 40,000 से कम उनकी आमदनी है, उनको मौका दिया गया कि वो 786 पर अपना CNIC नंबर भेजें और इस टारगेटेड सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकें। अभी भी 48 बिलियन की रकम फिर से टारगेटेड सब्सिडी की इसी जो आप बात करें ना, पेट्रोल डीजल और तेल की कीमतों में इजाफे की मद में, देखिए टारगेटेड सब्सिडी कम से कम उस पॉपुलेशन को मिल रही है जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है। हम ब्लैंकेट सब्सिडी इस वक्त दे नहीं सकते क्योंकि ब्लैंकेट सब्सिडी से टारगेटेड सब्सिडी वाला बहुत सफ़र करता है, उसको फोकस करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है जो पिछले दौर में बहुत ज़्यादा दी गई, कोई जो है प्रॉपर्टी या बिल्डर माफियाज़ को मजबूत नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो ज़रूरी इजाफे हैं वो करने के बाद उसका जो बदतरीन असर मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन पर है उसको एड्रेस किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कड़वी गोली है, ये कड़वी गोली किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस कड़वी गोली से बेहतरी आने की बहुत गहरी उम्मीद है हमें, और ये इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूंगी कि आने वाले दिनों में
बलूचिस्तान के लिए मज़ीद जो रिलीफ है उसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है। जो कुछ अनाउंसमेंट हुई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम उस पर फॉलो अप रखेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश होगी कि बतौर सहाफ़ी आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में जितना आवाम का स्टेक है उतना सहाफ़ी का भी। आप भी आवाम में हैं, चूल्हे आपके भी जलते हैं, घर आपने भी जाना होता है, घर से आपको भी ये सौदे की लिस्ट जब मिलती है तो उसमें आप भी देखते हैं कि जो कमाया है वो कहाँ किस तरह लग रहा है। और यही वजह है कि मिनिमम वेज का भी ऐलान इस हुकूमत ने किया। सिंध हुकूमत ने 25,000 मिनिमम वेज कर दी थी पहले, और अब शहबाज शरीफ साहब ने भी बतौर प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान किया है। तो ये आपको कम से कम ये दिखाते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनको इदराक तो है, वो कुछ ना कुछ तो करते नज़र आ रहे हैं आपको। पिछले हुक्मरान तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में महंगाई है। वो कहते थे महंगाई है, किधर है महंगाई? और कोई कहता था अगर महंगाई है तो 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लो। ऐसी बातें मुनासिब नहीं होती करना। देखें, जहाँ तक पानी का सवाल है, अब क्योंकि आपका सवाल आ गया तो मैं क्योंकि अभी अगर सुबह सिंध बात करता है, लेकिन क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ सांगड़ ज़िले से और मैं भी वो पुछड़ी के आबादगार में आती हूँ, टेल एंडर्स में। मैं आपको बताऊँ कि जी पानी का वाकई बहुत मसला है, पानी की किल्लत है, बहुत बड़ी किल्लत पूरे पाकिस्तान ने फ़ेस की है। और पाकिस्तान के अंदर 1991 का एक वाटर अकॉर्ड है। वाटर अकॉर्ड का पैरा 2 है। पैरा 2 के अंदर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो एलोकेशन है ना पानी की, वो दर्ज है। और उसके अंदर कितना सिंध को मिलना है, कितना पंजाब को मिलना है, कितना बलूचिस्तान को मिलना है, कितना पख्तूनख्वा को मिलना है, वो दर्ज है। और उसी अकॉर्ड के अंदर जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, जिसको हम इरसा कहते हैं, उसका क़याम अमल में आया। इरसा का काम ये था कि वाटर अकॉर्ड के अंदर जो एलोकेशन है उसको इंश्योर करे। इरसा ने अपना काम नहीं किया। इरसा ने कोई एक नया सिस्टम, कोई नया तरीका निकाल लिया। हमारी आज भी ये डिमांड है, और हमारी ये डिमांड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक अकॉर्ड मौजूद है। कतई नज़र इसके कि पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में नहीं थी जब ये अकॉर्ड आया, और पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन थे, लेकिन हमने कहा कि एक अकॉर्ड आ गया है जिस पर उस वक्त की अथॉरिटीज़ के दस्तखत हैं, तो लिहाजा इसका एहतराम करना ज़रूरी है। अब पैरा 2 के अंदर जो वाटर एलोकेशन है, 10 डेलीज़ जो हैं वो हिस्टोरिक यूसेस, अगर आप इतनी तफसील में जाएँ तो 1982 से लेकर 1977 से 1982 के यूसेस के ऊपर बेस कर 10 डेलीज़ का हिसाब लगाकर पैरा 2 की एलोकेशन डिसाइड हुई थी। अब वो सब चीज़ें भूल गई इरसा, जिसके लिए इरसा का क़याम अमल में आया। तो सबसे पहला सवाल तो इरसा से होता है कि आपने अकॉर्ड की वायलेशन को क्यों नहीं रोका, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हमें एक दूसरे को दर्द को समझने के लिए, अगर मैं बलूचिस्तान का दर्द समझती हूँ तो बलूचिस्तान भी मेरा दर्द समझे, क्योंकि मैं सिंध से हूँ। हम सारा इल्ज़ाम एक और सूबे को नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ भी साउथ पंजाब में पानी नहीं है। तो ये तो ऐसा मसला है कि हमें एक दूसरे के दर्द को समझने की ज़रूरत है। और हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि 1991 का वाटर अकॉर्ड इम्प्लीमेंट हो। जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसका नाम इरसा है, जो इस अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो यकीनी बनाए। और मैं आपके साथ मिल के ये मुतालबा करने को तैयार हूँ, क्योंकि इससे हमारा सबका फ़ायदा है। ये जो हमारे बीच में पानी के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये ख़त्म हो जाएंगी और कोई किसी का हक नहीं ले रहा। हाँ, कुछ शिकायत सिंध को ज़रूर है, जिस पर हम भी कह रहे हैं कि आप पानी को नापें, जहाँ जहाँ से पानी छोड़ा जाता है वहाँ पानी नापें, ताकि पता चले कि पानी कितना आना चाहिए था, कितना आ रहा है और कितना मज़ीद मिलना चाहिए। ये सीधी बातें ये हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है बहुत हद तक, मैं नहीं कहती पूरी तरह से, मसला हल होगा। क्योंकि यकीनन किल्लत है, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, माहौलियात तब्दील हो रहा है,
तो पानी की किल्लत तो फेस करेंगे, लेकिन जो मिल रहा है वो तो पूरा मिले। अगर शॉर्टेज है तो शॉर्टेज भी शेयर करनी है, अगर पानी है तो पानी एलोकेशन के हिसाब से मिलना चाहिए। ये सादे मुतालबात हैं। और ये जो लोग ढंडोरा पीट के कहते हैं कि फ़लाना ये कर रहा है फ़लाना नहीं, ये वो करते हैं जो आपसे हकीकत छुपा रहे हैं। मैं आज आपके तवज्जुह से कहती हूँ एक बार फिर कि इरसा को 1991 का वाटर अकॉर्ड इम्प्लीमेंट कराना लाजिम है। और इसके लिए मैं कल भी डिमांड करती थी, मैं आज भी ये डिमांड कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मसला बाहमी मुशावरत और कम्युनिकेशन और ये जो हमारे अंदर एक दूसरे के दर्द को समझना है ना, इससे ख़त्म होगा। क्योंकि जब जब डिक्टेटर आया है उसने पानी पे झगड़ा कराया है, और जब जब अवामी लोग आए हैं उन्होंने इन चीज़ों को दूर किया है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि खुर्शीद शाह साहब इस पे काम कर रहे हैं और जल्द ये मामला हल होंगे। बहुत शुक्रिया।